आप बैठ जाओ। आप सभी को नमस्कार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली उपक्रम 2 के तत्वावधान में हिंदी की प्रोन्नति के लिए अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान भी आज की तिथि में यह 10वां कार्यक्रम है और हमारा लक्ष्य होता है कि हम 15, 16 या 17 कार्यक्रम आयोजित करें। इन गतिविधियों में जैसे कि आपको मालूम है, निराकाश की प्रतियोगिताओं में आज निबंध प्रतियोगिता है, प्रश्न मंच प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा चुका है, और भी प्रतियोगिताएं चल रही हैं और उसके साथ साथ राजभाषा उत्सव का आयोजन भी होना है, राजभाषा सम्मेलन का भी आयोजन होना है। इन सब के लिए जो हमें विशेष रूप से योगदान मिलता है वो आप जैसे सभी सदस्य कार्यालयों के विशेष मार्गदर्शन से ही हम इन गतिविधियों को आयोजित कर पाते हैं। आप सभी का सहयोग ना हो तो हम ऐसी गतिविधियों का आयोजित नहीं कर पाएंगे। आज इस कार्यक्रम के आयोजन का जो दायित्व हमने दिया NHIDCL इस ऑफिस को दिया, जो कि हमारा ही एक मेंबर ऑफिस है, पब्लिक सेक्टर है। मुझे खुशी है कि इस कार्यालय ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए एक नया अंजाम दिया। आप सब लोग उपस्थित हुए, आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा आप अपने साथी के लिए एक बार जोरदार तालियों से NHIDCL के एग्जीक्यूटिव या हेड्स जो हमारे बीच आप उपस्थित हैं, सर, हम आपका दिल से अभिनंदन करते हैं। कल्याण जी, आपने जो इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, कार्यक्रम को आयोजित कराने में अपना पूरा योगदान दिया, उसके लिए निराकाश आपको दिल से अभिनंदन कर दिया। मिश्रा जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, थैंक यू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। अक्सर कई बार ये बात सामने आई कि हम ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित क्यों करते हैं, क्यों इतना खर्चा करते हैं, क्यों इतने पार्टिसिपेशन लेते हैं। इस सब के पीछे मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, आपको मैं लेके चलता हूं सन 1906 में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत में 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दी। वो मान्यता क्यों दी? इसलिए दी कि इन दोनों हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाओ और खुद राज करो। इस नीति के तहत उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। उसी दौरान क्या किया उन्होंने, मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब की भी एक इच्छा थी कि अगर मैं मुस्लिम लीग की स्थापना चाहूंगा तो निश्चित तौर पर मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा और उस राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनूंगा। उनकी इस महत्वाकांक्षा ने उनको तो क्या पूरे देश में
एक नया रूप आकार बिखेर दिया और कहीं जाके कांग्रेस ने भी, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने भी सिफारिश कर दी कि ठीक है, सेंट्रल असेंबली में मुस्लिमों को 35% का रिजर्वेशन दे दिया जाए। क्या हुआ? ऐसा ना हो सका, लेकिन कांग्रेस ने भले ही अंतरिम कमेटी की सिफारिश को नाकाम किया, लेकिन इसका अंतर आगे देखने को भी मिला। इसको आधार बनाकर 1938 तक आते आते जिन्ना अकेले मुस्लिमों के रहनुमा बन गए और मुस्लिमों की अपने राष्ट्र की मांग को लगातार उठाते रहे। आगे क्या होता है देखें। 2 जून 1947 को आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर बातचीत की और उसमें नेहरू भी थे और जिन्ना भी थे। 3 जून 1947 को पास हो गया माउंटबेटन का यह प्लान। यह प्लान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजन का था। 4 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि हम हिंदुस्तान को आजादी दे तो रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस देश को 2 हिस्सों में बांटा जाए। इस विभाजन के संबंध में 2 जून को तीनों जो समुदाय थे उनके बीच में सहमति बन चुकी थी। 18 जुलाई को इतिहास की वह तारीख है जिसमें ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 अल्बर्ट फेड्रिक ने भी कहा हम भारत को आजादी देने वाले हैं। तो यह कॉन्फ्रेंस आज इसीलिए की जा रही है क्योंकि भारत को आजादी देने के लिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ लिया, क्या पूछा कि आप बार बार कह रहे हैं आजादी दे रहे, लेकिन दे कब रहे हैं? उसमें उन्होंने पूछा कि कब दे रहे हैं आप आजादी? भारत को आप पूर्ण रूप से भारत का ये स्वतंत्रता का दर्जा कब देने जा रहे हैं? तो इस बात को सुनने के लिए, इस बात को सुनकर लॉर्ड माउंटबेटन 2 मिनट के लिए शांत हुए, खामोश हो गए और आनंद फानंद में उन्होंने एक जवाब दिया कि हम इस देश को सत्ता सौंपेंगे 15 अगस्त 1947। फिर पत्रकार ने जवाब सवाल उठाया कि आखिर यही डेट क्यों? तो उन्होंने इस बारे पर बोला कि 15 अगस्त 1945 को हमने जापान पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए आज 1947 को 15 अगस्त को ठीक 2 साल बाद हम हिंदुस्तान को सत्ता सौंपेंगे। ये है हमारे इतिहास की छोटी सी बात, लेकिन छोटी सी बात ना समझे, बहुत बड़ी बात है। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के प्रिंसेस पार्क यानी कि रायसीना हिल पर तिरंगा फहराया गया। भारतीय संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव भी हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई। 1946 में संविधान सभा 2 हिस्सों में बट गई, भारतीय सभा और पाकिस्तान। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दोनों देश जो है कानूनी तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र बने। पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में हुई और वहां भी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन उपस्थित रहे और 15 अगस्त को भारत में आधी रात को यह स्वतंत्रता के लिए एक नया इतिहास शुरू हुआ
इसलिए पाकिस्तान में 14 अगस्त और हिंदुस्तान में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों हुआ, इसी मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इसका आगे हिंदी से कैसे कनेक्ट होगी है, तब आप कहेंगे कि हमने वास्तव में हम हिंदी के लिए इतना कुछ जो योजनाएं बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम उस पर जाएंगे। अभी मौका मिलता है तो ये बातें सामने आनी चाहिए, और किसी के मन में कोई विचार हो तो उसको भी हमारे सामने रख देना चाहिए। देश को टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में बांटने के लिए ब्रिटेन से मशहूर वकील एडवोकेट सर साइरिल रेडक्लिफ को भारत बुलाया। आपने सुना होगा रेडक्लिफ, जिन्होंने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। उनको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कुछ अंदाजा ही नहीं था, और वो आए, लाइन डाली और चले गए। किसी को भी नहीं पता था कि 17 अगस्त को क्या होना है। जब यह पता चला कि 2 देश बट गए, किसी को यह नहीं पता था कि मुझे भारत में रहना या मुझे पाकिस्तान में रहना। तो जब ये हुआ 2 देशों में बटे, तो आपको मैं ये बताऊं कि ऐसा मंजर पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ और ना कभी हो। परमात्मा से ऐसी दुआ, ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? एक दूसरे आदमी ने एक दूसरे को मारना शुरू किया, लाशों के अंबार लग गए। एक ट्रेन तो पाकिस्तान से ऐसी आई, उसमें एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं था, और यह कहा गया, उस ट्रेन के ऊपर लिखा गया कि पटेल और नेहरू को इस आजादी का तोहफा दे रहे। कैसा समय था, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, बात वो नहीं। बात है कि हमारे भारतीय थे, ऐसा समय क्यों आया? और जब अंग्रेजों को ये लगा कि अब तो हमें भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने यहाँ से निकलने की तैयारी कर दी। और यह इतिहास गवाह है इस बात का। उस समय 35 करोड़ लोगों की आबादी वाला हमारा भारत था। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। 3 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए। 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। 72.26 हजार मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। 72.49 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 60 दिनों के अंदर 10 से 15 लाख लोग मारे गए। 75,000 से 1 लाख महिलाओं के अपहरण के मामले सामने आए। 13 अगस्त 1900 लाहौर को जो ट्रेन आई, तो उसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जिंदा है। आप सोचिए कैसा समय होगा वो, कभी सोच भी नहीं सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते थे क्या होता है उससे आगे क्या। चौधरी मोहम्मद अली मुस्लिमों की तरफ से और HM पटेल हिंदुओं की तरफ से, उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कितनी संपत्ति है और किस संपत्ति को इनको सौंपना है, कितनी संपत्ति को अपने पास। उसमें क्या हुआ, एक पुस्तक का भी बंटवारा हुआ, और कहते हैं 80-20 के अनुपात में, 80-20 के अनुपात में यह बंटवारा हुआ। 80% भारत के पास, 20% पाकिस्तान के पास, और 75 करोड़ रुपए देने का भी वादा हुआ, जिसमें 20 करोड़ चले गए, 55 करोड़ रह गए। इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध किया, तो भारत ने 55 करोड़ रुपए रोक दिया। तो उस समय गांधी जी ने बोला कि नहीं, आप इनको 55 करोड़ रुपए दीजिए, क्योंकि रोका इसलिए था कहीं वो इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना कर दे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप 75 करोड़ रुपये पूरा उनको वापस कीजिए।
देखिए अब इससे आगे क्या होता है। देश को चलाने के लिए कुल 17 समितियां बनी। इन 17 समितियों ने अपना काम शुरू किया। इन समितियों में से कुछ समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ के पंडित जवाहरलाल और कुछ समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस संविधान निर्माण समिति जो थी उसमें कुल मिला के 7635 संशोधन आए। संशोधन को देखते हुए ये कहा गया, जब संविधान बन रहा था संशोधन आते हैं, जनता से मांगा जाता है अपने अपने विचार दीजिए संशोधन के लिए। तो जब इतने संशोधन आए तो कहने लगे इतने संशोधनों को कौन पढ़ेगा। उसके लिए क्या किया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा ये संशोधनों को मैं पढ़ूंगा और उनको जो भी उन पर संविधान में उनको समाहित करने की जरूरत होगी समाहित किए जाएंगे। और कुल मिलाकर इन 7635 संशोधनों में से 2437 संशोधन ही थे जो संविधान में समाहित किए गए संविधान बनाने के लिए, बाकियों को हटा दिया गया। अब देखिए संविधान निर्माण सभा की आखिरी बैठक 25 नवंबर 1949 को हुई। इस संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन के कार्यकाल में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि अगर आप 3 साल के अंदर अपना संविधान बना लोगे तो आप राज करेंगे भारत पर, अन्यथा हम फिर वापस आएंगे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। आज हमारा संविधान देश का सर्वोच्च संविधान है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 1950 को अस्तित्व में आया 26 जनवरी को। इसमें 470 आज की डेट में अनुच्छेद है, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। इसके निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। इस संविधान का भाग 17, अब समझिए मैं रूपरेखा कहाँ से बना के लेके आ रहा हूँ इसको, और अब यहाँ पर आके हम किस मोड़ पर टर्न ले रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान के मैंने अभी बताया था कितने भाग हैं इस समय, 25 भाग। 25 भाग में से जो 17वां भाग है वो राजभाषा को प्रदर्शित करता है। 14 सितंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा हो। और उसके संवैधानिक प्रावधान आप जानते हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। उसके साथ साथ इन्हीं अनुच्छेदों के तहत हमारे राजभाषा विभाग का गठन, संसदीय समिति का गठन, ये सब गठन हुए और राष्ट्रपति जी के आदेश हुए। राजभाषा अधिनियम 1963 बना, राजभाषा संकल्प 1968 बना, राजभाषा विभाग का गठन 1975 में हुआ और राजभाषा नियम 1976 में बना। ये मैंने आपको इसलिए बताई बात, हमें पता होना चाहिए कितनी मुश्किलों से हमारे पेरेंट्स, हम भारतीयों के पेरेंट्स ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश की मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश के नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने के लिए लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने पर हम जीते, हमें जीत हासिल हुई। और आज भारत के अंदर भारत सरकार के बड़े बड़े कार्यालय विद्यमान है, जिसमें कि हम भी हैं। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में हम लोग बैठेंगे। हमारे पेरेंट्स की मेहरबानी, हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद सभी के, जिनके खून से, जिनकी मेहनत से, जिनके संघर्ष से
आज ये अट्टालिकाएं बनी और हम इन पे बैठे हैं। तो इसके पीछे क्या एक सबसे बड़ी बात एक और निकल के आती है, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा और अहम यानी मैं, चार मैं से हम चले हैं। ये चार पिलर हमारी जिंदगी के बहुत बड़े पिलर हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर को हम अलग करते हैं तो हमारी जो भविष्य के निर्माण की जो बिल्डिंग बननी है वो पहले ही धराशायी है। हमें आज दुख है इस बात का कि हमने अपने सरकारी कार्यालयों में, जबकि संविधान में भी पास हो चुका, सभाओं में भी पास हो चुका और इतने सारे इसके अंदर परिषदें बन चुकी, समितियां बन चुकी, लेकिन आज भी कौन सी बात है जो हम अपने हाथ से हिंदी लिखने में डर रहे हैं, अंग्रेजी को अपने सिर पर बैठाया हुआ। आखिर क्यों? स्कूलों में जाते हैं तो क्या वहां पर भी ऐसे ही पहली क्लास से अंग्रेजी शुरू करते हैं? अंग्रेजी शुरू करते तो हिंदी भी करते हैं, अंग्रेजी की राह पे चलते हैं, हिंदी की राह छोड़ देते हैं। अपनी मातृभाषा, मातृभूमि, अपनी माँ को छोड़ के अंग्रेजों की जो दोनों फूट डालो, शासन करो, हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक दीवार खींची। हम आज भी उनकी भाषा को लेकर चल रहे हैं। कब आएगा वो दिन? 75 साल बीत गए, 76वां साल चल रहा है। कब लाएंगे हम उस दिन को जब हम अपनी मातृभाषा पर गर्व करेंगे, राजभाषा हिंदी पर गर्व करेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालय में बहुत स्पष्ट है ये बात, हिंदी में काम करो, हिंदी में काम करो, हिंदी में काम करो। न जाने ऐसी कौन सी दिक्कत है जो लोग आज भी अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हिंदी को छोड़ते हैं। अरे कभी तो छोड़ोगे, कितने दिन बाद? एक दिन तो आएगा जब हिंदी में काम करना आएगा, हमें इंतजार है उस दिन का। कितना भागोगे हिंदी से? लोगों ने अंग्रेजी में तो काम करने को इतना इजी समझा कि उसको अपना रखा आदमी। अरे अंग्रेज चले गए, छोड़ दो उसको, अब तो हिंदी पे आ जाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। किस बात की शर्म? तब कहाँ थे हम लोग जब स्कूल में लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी मुझे ज्वर आ रहा है, झूठ भी लिखते थे, सच भी लिखते थे ना। आज की वो स्थिति हो गई, पढ़ लिख के आगे बढ़ के सरकारी कार्यालयों में हम बैठे, उसके बावजूद भी अंग्रेजी में भी नहीं लिख पाते, हिंदी में भी नहीं लिख पाते, अंग्रेजी भी कट पेस्ट करके ड्राफ्ट तैयार करते। क्यों? हिंदी अच्छी है तो सही तुम्हारी, क्या दिक्कत है हिंदी लिखने में? खुशी है भारत सरकार को, खुशी है हम सबको, खुशी होनी चाहिए खुद के ऊपर भी कि हम हिंदी के पुरोधा बने। वो दिन आएगा। हिंदी के बारे में 4 लाइन आपको सुनाता, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दो। हिंदी के बारे में हिंदी क्या कहती है, मैं अपने ऊपर लिखता हूं। नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, अपने ही घर में बेगाना हो गया। नहीं मालूम था, अपने ही घर में बेगाना हो गया हूं मैं। 4 दीवारी में ही सिमट कर रह गया हूं मैं। अजब समय का खेल है दुनिया में साथी, चिराग होते हुए भी अंधेरे में रह गया हूं मैं, अंधेरे में। ये हमारी हिंदी बोल रही। यह सच है, यह सच है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं आया मुझे। किसी के हंसी रंग में रंगना नहीं आया मुझे। काम सभी करता हूँ खामोशी से अपने, मौजों की तरह उछलना नहीं आया मुझे, मौजों की तरह उछलना नहीं आया मुझे। कोई दर्पण नहीं, इंसान में हमेशा सुधार की गुंजाइश है। उसलिए कोई दर्पण नहीं जो टूटकर बिखर जाऊंगा। शीशा होता है ना, हल्का सा चोट पड़ती है टूट जाता है। कोई दर्पण नहीं
जो टूट कर बिखर जाऊंगा मैं, चाहे कितनी भी दूर हो, मंजिल तक जाऊंगा मैं। कुंदन की तरह तपना आता है मुझे, एक दिन आएगा जब निखर जाऊंगा और संवर जाऊंगा, जब निखर जाऊंगा और संवर जाऊंगा। आदमी सोचता है मैं जो कर लूं वो कर लूं, कोई नहीं देख रहा। अरे इंसान से कितना छुपोगे, इंसान नहीं देखेगा, ऊपर वाला तो दिखता है, उसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता। ए इंसान, ए इंसान ऊपर वाले से डर, ए इंसान ऊपर वाले से डर। ऊपर वाला एक ऐसी किताब रखता है जिसमें सबका हिसाब है। ए इंसान ऊपर वाले से डर, ऊपर वाला एक ऐसी किताब रखता है जिसमें सबका हिसाब रखता है। उस हिसाब को मत भूल प्यारे, अपनी आंखों में भी वो ख्वाब रखता है, अपनी आंखों में भी वो ख्वाब। लास्ट में दो बातें कह के बात को खत्म करेंगे। ऐ साथी मत, ऐ साथी मत भूल, आज अंधेरा है तो क्या, कल उजाला भी तो होगा। ऐ साथी मत भूल, आज अंधेरा है तो क्या, कल उजाला भी होगा। उसी उजाले का इंतजार कर रहा हूँ मैं, मेरे भी दिल में कुछ तमन्नाएं हैं। इनकलाब का इंतजार कर रहा हूँ मैं, इंतजार कर रहा हूँ। बहुत मैं फिर आपसे यही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जितना हो सके दिल से, मन से, आत्मा से हिंदी को अपनाओ। हिंदी को दूसरे लोग, दूसरे देश अपना सकते हैं, तो मैं और अपने मेरे साथी वो क्यों नहीं हिंदी को अपना सकते। जरूरत है तो सिर्फ एक बात, सिर्फ ये है कि अपनी अंतरात्मा को जगाना है हमें कि हम, मुझे तो हिंदी में काम करना है, मुझे तो हिंदी में काम करना है, कोई रोक नहीं सकता, मुझे हिंदी में ही काम करना है। बहुत